नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंतर्गत। सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लक्ष्य रखा है कि आपको 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे आपके यूपी टेट एग्जाम के पहले। तो इसकी सीरीज में आज क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट में हम लोग चल रहे हैं और दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ आप चैप्टर के सभी यानी सीडीपी के जितने भी खंड हैं सभी खंडों को टच किया जाएगा और आप इसमें पूरा देखेंगे तो आपको इसमें पूरा चैप्टर क्लियर होता चलेगा। आज के खंड में हमने एक ही चैप्टर अर्थात बुद्धि से संबंधित प्रश्नों को लिया है जिससे बुद्धि के पूरे खंड को हम लोग टच कर ले। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? सिगमेंड्री को, मैकडूगल को, कोहलर को या स्टर्न को? तो यहाँ बुद्धि लब्धि की बात हम करेंगे। बुद्धि लब्धि का जो विशिष्ट श्रेय जाता है वह स्टर्न महोदय को जाता है, अर्थात चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। यहाँ ये भी हम जान लें कि बुद्धि लब्धि के लिए जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और कोहलमान कहाँ के थे? ये जर्मन ये मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन? विलियम स्टर्न एवं कोहलमान। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1912 में मानसिक आयु और मानसिक आयु मेंटल एज व वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज के अनुपात को बुद्धि लब्धि के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। कि अनुपात को बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का इन्होंने सुझाव दिया था। और सर्वप्रथम जब हम ये बात करें कि बुद्धि लब्धि का जो प्रचलन हुआ, प्रयोग की हम बात करते हैं, तो आईक्यू का प्रयोग 1916 में टर्मैन के द्वारा 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत यह क्या हुआ? प्रचलित हुआ। इसके उपरांत यह प्रचलित हुआ। और यहां हम जानते हैं कि जो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र है, आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज या तिथिक आयु, या इसी को वास्तविक आयु भी कहते हैं। अगला प्रश्न, एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? यहाँ आपका जो प्रश्न है कि एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि या तरल ठोस बुद्धि? तो यहाँ एक नर्तक में जब हम बात करते हैं तो उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि, पहले हम उत्तर को लेते हैं। जो हमारा उत्तर है शारीरिक गतिक बुद्धि, तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा, उसमें इस बुद्धि की प्रधानता होती है। अब ये प्रश्न है किससे संबंधित? यह प्रश्न बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बुद्धि जो है वह एक प्रकारीय ना होकर वह कैसा होता है? बुद्धि बहुप्रकारीय होता है। तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर महोदय ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, बाद में चलकर 2 बुद्धि को और ऐड किया, और इस तरह फिर एक और अंत में जाके 10 प्रकार की बुद्धि, आज जो चर्चा में है वो 9 या 10 प्रकार की बुद्धि की बात होती है। प्रारंभ में हावर्ड गार्डनर ने
कितनी बात की थी? इन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि की बात की थी। अब शारीरिक गतिक बुद्धि में जो है वो क्या होता है? इसमें संपूर्ण शरीर और उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना। जो शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करते हैं, इसमें जो प्रमुख है वह क्या है कि जो हमारा शरीर है, यानी शरीर ही नहीं बल्कि हम कहें कि संपूर्ण शरीर और उसके किसी अंग की लोच और उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना। अंग की लोच का क्या करना? उपयोग करना और उसमें सर्जनात्मकता प्रदर्शित करना। और उसमें सर्जनात्मकता यानी सृजनात्मकता की बात, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, सृजनात्मकता क्या करना? प्रदर्शित करना। ये शारीरिक गतिक बुद्धि का जो मूल है कि इसके अंदर क्या होता है कि संपूर्ण शरीर और उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना और उसमें सृजनात्मकता या सृजनात्मकता। यहाँ पर जो आपकी बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 4 प्रकार जो दिया गया है, इसमें संगीत बुद्धि और शारीरिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो 7 बुद्धि का प्रकार दिया गया था, उसमें पहला भाषाई बुद्धि को दिया। फिर दूसरा उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि की बात कही, तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा उन्होंने स्थानिक बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि। और चौथे में शरीर गतिकी की बात की, शरीर गतिकी बुद्धि। और पांचवा संगीत बुद्धि। छठा वैयक्तिक आत्म वैयक्तिक आत्म बुद्धि। और सातवां वैयक्तिक अन्य बुद्धि। यह 7 प्रारंभ में उन्होंने इन 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया अपने सिद्धांत में। तीसरा प्रश्न, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्न बुद्ध वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेन सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो पराघटक और सृजनात्मक बुद्धि यानी विविध रूपों में जो प्रयोग करते हैं, यहाँ आपका आंसर क्या होगा? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायर्किक थ्योरी, ये आपका आंसर दूसरा होगा। तो यहाँ जब स्टर्नबर्ग की बात करते हैं तो बुद्धि की व्याख्या स्टर्नबर्ग महोदय ने जो बुद्धि की व्याख्या की, स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की जो व्याख्या की, वह व्याख्या कैसी थी? प्रक्रिया उन्मुख थी। वह कैसी थी? वह प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने का इन्होंने प्रयास किया था। और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया इन्होंने बुद्धि के अंतर्गत क्या बताया कि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया, प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को स्पष्ट किया। यहां ये कि तर्क करते समय जब मनुष्य या बालक या व्यक्ति तर्क करता है तो तर्क करते समय उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है को देखता है और उसके आधार पर सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है। अर्थात वह क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को कैसे प्रोसेसिंग में लाता है, कैसे संसाधित करता है, या हम कहें कि वह कैसे प्रोसेसिंग में लाता है। यही ये क्रम दिया किसने? त्रितंत्र में, जिसमें इन्होंने 3 उप सिद्धांत की बात की, जिस पर त्रितंत्र की बात की।
उसी पर इनके सिद्धांत का नाम भी पड़ा। अगला प्रश्न, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, कामक बुद्धि, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न है किससे संबंधित? नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे। तो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार या भेद की जब बात करते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। कौन कौन से 3 प्रकार थे? पहला, इन्होंने सामाजिक बुद्धि की बात की। पहला ये बताए सामाजिक बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया स्थूल बुद्धि या इसी को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा अमूर्त बुद्धि। तीसरा अमूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि की जब बात करते हैं तो इसमें व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता, यानी जो व्यक्ति हैं वह व्यक्तियों को समझने और उसके अनुरूप व्यवहार करना। उसके अनुरूप क्या है? व्यवहार करना, समझना और व्यक्तियों के अनुरूप व्यवहार करना, ये सामाजिक बुद्धि में आता है। एक अच्छा नेता जो है वो सामाजिक बुद्धि से युक्त होता है। स्थूल मूर्त की जब हम बात करते हैं, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि, तो इसमें वस्तुओं की परख होती है। इसमें क्या होती है? इसमें वस्तुओं की परख होती है, या यूं कह दें कि वास्तविक परिस्थिति को समझने और उनके अनुकूल व्यवहार करने। तो जो वास्तविक परिस्थिति होती है, वास्तविक परिस्थिति को समझने व उनके अनुकूल उनके अनुकूल व्यवहार वह करने की क्षमता स्थूल या मूर्त बुद्धि से होती है। और जब हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो गणितीय और शाब्दिक संकेतों को समझना और उसका अनुप्रयोग करना। इसका गणितीय व शाब्दिक संकेतों को समझना, संकेतों को समझना और साथ ही साथ उनका अनुप्रयोग। साथ ही साथ क्या करते हैं? उनका अनुप्रयोग। तो यहां पर आपसे कह रहा है नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना। तो यह किस प्रकार की बुद्धि? क्योंकि नई योजना बनाएगा, नया आविष्कार करेगा, चिंतन करेगा, तो वहां उसे गणितीय और शाब्दिक संकेतों और उसके अनुप्रयोग को करना होगा। तो यह किसमें जाएगा? अमूर्त बुद्धि। और आपका आंसर क्या होगा? अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। तो पांचवें प्रश्न में कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया? कैली ने बुद्धि को 9 खंडों में विभाजित किया। यानी दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत है? यह समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत। समूह कारक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, एक थर्स्टन का और दूसरा आपका किसका आता है? कैली महोदय का। थर्स्टन ने प्रारंभ में 6 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात की थी। 6 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात की। बाद में यही बाद में क्या हो गया? ये 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात आई। और कैली महोदय ने 9 एबिलिटीज की बात की, यानी 9 खंडों में विभाजित करके समझाया। यहां आपका उत्तर क्या होगा? दूसरा विकल्प 9 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। यहां जैसे अभी पहले प्रश्न में हमने देखा था कि IQ इज इक्वल टू क्या होता है? MA अपान CA इंटू 100। तो यहाँ हमको 16 वर्षीय बच्चा है, यानी उसकी तिथिक आयु दी गई है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है CA यानी क्रॉनिकल एज
तिथिक आयु या वास्तविक आयु कितना है 16 वर्ष, और परीक्षण में कितना पाया 75 अंश, इसका मतलब IQ बराबर 75 है। तो हमको ज्ञात क्या करना है मानसिक आयु मेंटल एज। इस फार्मूले में आप सीधे सीधे इसका मान रख दीजिए कि 75 इज इक्वल टू MA अपान 16 इंटू 100। तो इसको 75 अपान 1 कर दें, तिरछा गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा MA इज इक्वल टू 75 इंटू 16 अपान 100। तो 25 का 3 बार गया और 25 का 4 बार, 4 से 16 को काटा 4 बार, तो MA कितना आ गया 3 गुणे 4 अर्थात 12 वर्ष। तो मानसिक आयु बच्चे की कितनी होगी 12 वर्ष, अर्थात दूसरा विकल्प क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट डॉट से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत या बाइगोत्सी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न को एक बार ध्यान दीजिए। तो यहां कहता है कि अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह क्या करती है वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किससे प्रभावित है तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, और यही तीसरा विकल्प क्या होगा तीसरा विकल्प हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि एक प्रकारीय ना होकर, बुद्धि एक प्रकारीय ना होकर बल्कि कैसा होता है बहु प्रकारीय होता है। ये गार्डनर के सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु। तो इसमें भी वही फार्मूले पर आप देखिए, आपको IQ दिया हुआ है, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात हम करते हैं, वह आपका दिया है 120, और CA हमको मालूम हो जाएगा क्योंकि किसकी पूछ रहा है रमेश की। तो रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित 12 वर्ष है, यानी रमेश की क्रॉनिकल एज तिथिक आयु कितनी हो गई, उसकी आयु 10 वर्ष हो गई। तो हमको MA ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला वही IQ इज इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100। जब हम इसको देखते हैं तो इसको देखने पर पता आपको लगेगा कि यहां पर आप फार्मूला रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस फार्मूले पे हम करते हैं तो 120 इज इक्वल टू MA हमको ज्ञात करना है CA 10 वर्ष इंटू 100। तो ये आपका शून्य से शून्य कट गया, तो MA यानी मेंटल इज इक्वल टू 120 अपान 10 अर्थात 12 वर्ष। तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी 12 वर्ष, और तीसरा विकल्प है जो आपका आंसर होगा। ओके, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यहां 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ऐसा है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, उसी को खोजना है। कथन क्या है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह क्या है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। यहाँ यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही है। सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह भी सही है। अस्थायी और अपरिवर्तन, बुद्धि तो परिवर्तनशील है, परिस्थितिजन्य है, अनुभव पर आधारित है, योग्यता पर है, सीखने पर है। तो यहाँ क्या होता है, यह कथन आपका गलत है। तो चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 10, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं या वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो प्रसंग बोध परीक्षण का मतलब क्या है? आप CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध या बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जिसे बनाया किसने है? इस परीक्षण को लियोपोल्ड बैलक ने, इस परीक्षण को दिया किसने? लियोपोल्ड बैलक महोदय ने इस परीक्षण को दिया है। और इसमें कुल कार्ड कितने प्रयुक्त होते हैं? CAT में कुल कार्ड 10, यानी कुल 10 चित्रों का प्रयोग होता है, 10 चित्र हैं और विभिन्न असंचित परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां क्या होगा? दूसरा विकल्प होगा आपका, वह आपका उत्तर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों को, तो दूसरा विकल्प हमारा उत्तर बनेगा। इसी के साथ और बता दें, CAT है, एक आपका TAT है जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और एक आपका SAT है, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट अर्थात वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, इसको भी लियोपोल्ड बैलक महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? ड्रॉ अ मैन परीक्षण अलेक्जेंडर द्वारा निर्मित है, कोह द्वारा है, गुड एनफ के द्वारा है या भाटिया के द्वारा? तो ड्रॉ अ मैन परीक्षण जो है ये गुड एनफ के द्वारा निर्मित है। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्न में से किसने किया? चंद्रमोहन भाटिया ने, टी हर्बर्ट राइस ने, जे मनरी ने या डॉक्टर जलोटा ने? तो भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण जो किया वो CH राइस या C हर्बर्ट राइस ने किया। और दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। भारत में यदि देखा जाए तो 1922 में, तब 1922 में CH राइस यानी C हर्बर्ट राइस द्वारा बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करने से प्रारंभ हुआ। तो ये आपका हर्बर्ट राइस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि को तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में किसने विभक्त किया? कैटल ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या गार्डनर ने? तो तरल और ठोस बुद्धि के रूप में किसने किया है? कैटल ने किया। पहला विकल्प हमारा आंसर होगा। स्पीयरमैन ने क्या दिया है? द्विकारक सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिविमीय या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, इसी को SI मॉडल भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट। और गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। गार्डनर महोदय ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब यहां RB कैटल ने, जो तरल और ठोस की बात हम करते हैं, तो कैटल महोदय ने बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व की बात की। कौन कौन से? एक तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि की बात की। तो तरल बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि का निर्माण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। तरल बुद्धि का इसका निर्माण क्या किसके द्वारा होता है? वंशानुगत कारकों द्वारा होता है, वंशानुगत कारकों द्वारा। और ठोस बुद्धि का ये पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर, औद्योगिक कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो यह पुनः वही से प्रश्न आपका आया है
कि थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार की बात की थी। थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से? सामाजिक, स्थूल या उसी को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, और अमूर्त बुद्धि। ये वहीं से पुनः प्रश्न आपका निकला हुआ है। तो यहाँ पर यह किससे संबंधित है? यह मूर्त बुद्धि से संबंधित है। मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर या औद्योगिक कार्यकर्ता, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता स्थूल या मूर्त बुद्धि के माध्यम से आती है। जिनमें यह स्थूल या मूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, वो प्रायः वस्तुओं को समझते हैं और उनके अनुप्रयोग करने की योग्यता को रखते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? पहला, मूर्त बुद्धि। और आज का अंतिम प्रश्न, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। दूसरा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। और तीसरा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। तो यहाँ प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में सदुपयोग का उदाहरण, तो यहाँ ये भी आपका है, ये भी उसका उदाहरण है, और तीसरा भी उदाहरण है, अर्थात चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा कि उपरोक्त सभी। तो आज हम लोगों ने बुद्धि के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और कल पुनः इसी क्रम में प्रतिदिन हम आपको क्वेश्चंस लेकर सीडीपी के देंगे, और टारगेट है कि 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सिर्फ सीडीपी की आपकी यूपी टेट एग्जाम के पहले कराएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।